Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 22nd June 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. So before we take up the first topic of the day, एक जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन लिया था विद रिस्पेक्ट टू बराक रिवर ऑन 19th जून, उसके आंसर में एक करेक्शन है, उसको देख लीजिए। देखिए, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है रिगार्डिंग बराक रिवर, दैट इट एंटर्स इन बांग्लादेश एंड देन डिवाइड्स इनटू सुरमा एंड कुसियारा, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बराक रिवर की अगर हम बात करें तो द रिवर ओरिजिनेट्स इन मणिपुर हिल्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन बांग्लादेश में इंटर करने से पहले भारत और बांग्लादेश के बाउंड्री पे ही, मतलब on the Indian side, just before entering into Bangladesh, the river divides into Surma and Kusiara, the two distributaries of Barak River. तो इस कारण से दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो इसका ध्यान रखेंगे कि बराक रिवर डिवाइड्स इनटू टू streams in India only, and then these two streams, Surma and Kusiara, enters into Bangladesh. There they again subsume, कुसियारा और सुरमा रिवर वापस से कन्वर्ज करती हैं बांग्लादेश में, और उसके बाद इस नदी का नाम हो जाता है मेघना रिवर। चलिए अब आज का फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ये टॉपिक अलग अलग पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, खासकर सॉफ्ट पावर पर्सपेक्टिव से देखें तो जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में भी इसका काफी यूज किया जा सकता है। इंटरनेशनल योगा डे, आपको पता ही है कि कल के दिन यानी कि 21 जून को पूरे दुनिया भर में इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया। इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत कैसे हुई उसकी हिस्ट्री थोड़ी समझते हैं। इन 2014 इंडियाज एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन प्रेजेंटेड ए ड्राफ्ट रिजोल्यूशन ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कि पूरे दुनिया भर में योगा को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। भारत की तरफ से ये ड्राफ्ट रिजोल्यूशन रखा गया और इस ड्राफ्ट रिजोल्यूशन को 177 नेशंस ने सपोर्ट किया, हाईएस्ट नंबर ऑफ को स्पॉन्सर्स फॉर एनी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन सो फार। और फिर 21 जून को अल्टीमेटली इस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डिक्लेयर कर दिया गया। 21 जून का सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, 21 जून marks summer solstice in northern hemisphere, means the longest day of the year in the northern hemisphere, and that is why it is considered to be very auspicious in many cultures. भारत तो northern hemisphere में ही पड़ता है और northern hemisphere के लिए एक 21 जून represents the longest day, और इस कारण से ये ऑस्पिशियस दिन है और इसको सेलिब्रेट किया जाता है पूरे दुनिया भर में अब इंटरनेशनल योगा डे की तरफ। इंटरनेशनल योगा डे को ग्लोबल लेवल पे सेलिब्रेट करने के पीछे मकसद है टू रेज अवेयरनेस वर्ल्ड वाइड ऑफ द बेनिफिट्स दैट कुड अक्रू बिकॉज ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा। साल 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। एजिंग तो एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको कोई रोक नहीं सकता, रिवर्स नहीं कर सकता। कम से कम अभी तक तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी या साइंस नहीं है, इस पे रिसर्च चल रहा है, लेकिन एजिंग को रिवर्स नहीं किया जा सकता अभी तक। तो जब एजिंग होनी ही है तो क्यों ना उसको हेल्दी तरीके से होने दिया जाए। दैट इज द गोल या थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2026। इंटरनेशनल योगा डे का अगर हम लोगों की बात करें तो उसमें टैगलाइन है योगा फॉर पीस एंड हार्मनी। लोगों में आप देखेंगे फोल्डेड हैंड है। फोल्डेड हैंड रिप्रेजेंट्स यूनियन ऑफ आत्मा with परमात्मा, individual consciousness with universal consciousness, या it also represents union between body and soul। उसके अलावा लीव्स हैं अलग अलग कलर के, तो ब्राउन लीव्स रिप्रेजेंट अर्थ, ग्रीन लीव्स रिप्रेजेंट नेचर, ब्लू कलर जो है वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो ब्राइटनेस है ये फायर एंड सन को रिप्रेजेंट करता है। अगर योगा फिलॉसफी की हम बात करें तो योगा वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड युज,
युज मीन्स इंटीग्रेशन, जोर, योग या जोर, जोड़ना। तो किस सेंस में योगा इंटीग्रेशन पे फोकस करता है वो भी हम समझते हैं। योगा प्रैक्टिसेस फोकस ऑन इंटीग्रेशन या जोर इन टू कॉन्टेक्स्ट। पहला, इंटीग्रेशन बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा, सोल एंड यूनिवर्सल स्पिरिट। दूसरा, इट ऑल्सो एम्फेसाइजेज ऑन इंटीग्रेशन बिटवीन बॉडी एंड सोल। आप देखते हैं ज्यादातर योगा प्रैक्टिस में सांसों पे ध्यान देने पे जोर दिया जाता है कि अपने सांसों पे ध्यान दे, बिकॉज द ब्रीदिंग इज कंसिडर्ड एज थ्रेड बिटवीन बॉडी एंड सोल, जो दोनों को जोड़ करके रखता है। और सांसों पे ध्यान देने से बॉडी और सोल के बीच में जो इंटीग्रेशन है वो मजबूत होता है। जब हमारी सांसें रुक जाएंगी तो आप समझ जाइए कि सोल हैज फ्रीड इटसेल्फ फ्रॉम बॉडी। ये योगा का कोर कॉन्सेप्ट है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें कि योगा कैसे कैसे डेवलप हुआ है इंडियन ट्रेडिशन में। जैसा कि मैंने आपको कहा, ये टॉपिक जो है इंडियन कल्चर से रिलेटेड मान करके देखा जा सकता है। तो कैसे इंडियन ट्रेडिशन में, इंडियन कल्चर में योगा डेवलप हुआ है, इसका क्या एग्जैक्ट मीनिंग है, क्या क्या इसके ट्रेंड हैं, वो सब समझते हैं। तो योगा वर्ड फर्स्ट अपीयर्ड इन ऋग्वेद अराउंड 1500 बीसी, उसी टाइम में ऋग्वेद आया था। तो ऋग्वेद वेद में पहले योगा का जिक्र आया। अथर्ववेद 900 बीसी के आसपास जब ये प्रोड्यूस किया गया, तो अथर्ववेद में फोकस किया गया है ऑन कंट्रोल ओवर ब्रीदिंग एंड सम कोर प्रैक्टिसेस फॉर हेल्दी बॉडी एंड माइंड। 6th सेंचुरी बीसी के आसपास आप देखेंगे भारत के अंदर अलग अलग थिंकर्स, फिलोसोफर जैसे कि महावीर, गौतम बुद्ध आए, और इन दोनों लोगों ने ही ध्यान करने पे काफी एम्फेसाइज किया है, ध्यान या मेडिटेशन, विच इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योगा। 4th सेंचुरी बीसी के आसपास माना जाता है कि वेद व्यास जी रोट भागवत गीता, और भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है वो भी एक तरीके का योग अप्रोच ही है, योगा का ही अप्रोच है, जिसको कहा गया है कर्म योग, विच एम्फेसाइजेस द ड्यूटी एस्पेक्ट ऑफ योगा। बट ओवरऑल एक फाउंडेशनल एस्पेक्ट, योगा एज ए कंप्लीट फिलॉसफी, कॉम्प्रिहेंसिव फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस, इसको ले डाउन किया महर्षि पतंजलि जी ने। महर्षि पतंजलि जी वो बिलोंग टू एंशियंट इंडिया, बट उनका टाइम फ्रेम जो है वो एग्जैक्ट या प्रिसाइज तरीके से नहीं पता है। इट इज बिलीव दैट ही एग्जिस्टेड समवेयर बिटवीन 2nd सेंचुरी बीसी टू 4th सेंचुरी एडी। और उसके बाद 8th सेंचुरी ऑनवर्ड प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ योगा, जिसको हठ योग कहा जाता है, दैट वाज पॉपुलराइज्ड बाय योगी सच एज मत्स्येंद्र नाथ जी। तो योगा के अलग अलग मार्ग हैं। जो मैंने ये बातें बताई ना हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, तो इससे आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि योगा का लक्ष्य सरल है। योग करना मतलब इंटीग्रेशन करना ऑफ आत्मा विद परमात्मा या बॉडी विद सोल। लेकिन योगा एक बार में इस फिलॉसफी को डेवलप नहीं किया गया। इट हैज बीन डेवलप्ड इन स्टेजेस। ऋग्वेद में कुछ बात हुई, अथर्ववेद में बात हुई, गौतम बुद्ध और लॉर्ड महावीर ने ध्यान योग पे फोकस किया है, भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म योग की बात की है। फिर योगा की एक फाउंडेशनल फिलोसफी महर्षि पतंजलि जी ने ले डाउन किया। बाद में हठ योग स्टार्टेड टू बिकेम पॉपुलर 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। तो देखते हैं कि आज के टाइम में व्हाट आर द डिफरेंट मार्ग, मेजर पाथ या मार्ग फॉर योग। एक है कर्म योग, ऑफ कोर्स, द पाथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन या डिस्पैशनेट एक्शन, जिसको कहा गया है निष्काम कर्म, जिसका ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले। तो इसी को कहा जाता है कर्म योग। अपना कर्म करें आप, जो भी आपकी ड्यूटी है। आप अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से करें, अगर आप जॉब करते हैं तो अपने जॉब को ईमानदारी से करें, उसको डिस्पैशनेट तरीके से करें, निष्काम भावना से। आपकी ड्यूटी है ये, इसको अच्छे से आप करें, वही अपने आप में योगा है। इस भावना से ना करें कि अगर मैं ये काम करूंगा तो उससे मुझे फल बाद में क्या मिलेगा। डोंट बी ए फल योगी, बिकम कर्म योगी। मैं अच्छे से करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, फिर मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, मैं अच्छे घर में रहूंगा। नो, दैट शुड नॉट बी योर गोल। योर गोल शुड बी
to discharge your duty in best possible manner, because discharging your duty in best possible manner itself is an ultimate thing. Don't look beyond that, don't look for the outcome, do your duty. ये भी एक तरीके का योग है जिसको कहा गया है कर्म योग। दूसरा योग का रास्ता है भक्ति योग, जिसमें आप अपने आप को लीन कर लेते हैं इन लव या डिवोशन फॉर द गॉड या डिवाइन। भक्ति योग का रास्ता अलग अलग ऋषि मुनियों ने, संतों ने दिखाया है, जैसे श्रीमंत शंकर देव जी ने, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, इन लोगों ने भक्ति योग को पॉपुलराइज किया है भारत के अंदर। ज्ञान योग, ज्ञान योग, द अटेम्प्ट टू डेवलप रैशनैलिटी इन ऑर्डर टू अटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ विजडम, इसको कहा जाता है ज्ञान योग। ज्ञान योग का रास्ता जो है वो सबसे ज्यादा इसको पॉपुलराइज किया है, इस फिलॉसफी को हाईलाइट किया है आदि शंकराचार्य जी ने, when he popularized the philosophy of Advaitwad Vedanta by 8th century AD। ज्ञान योग, जब आप लॉजिकली सोचेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता लगेंगी जो अपने सेंसेस से हम देख नहीं पा रहे हैं। अपने सेंसेस तो हमारे 5 सेंसेस हैं, जो हम देखते हैं उनको सच मानते हैं, जो हम सुनते हैं उनको सच मानते हैं। तो साइंस ऐसे ही काम करता है, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, एक्सपीरियंसेस डिराइव्ड बाय आवर सेंसेस। लेकिन अगर हम अपने लॉजिक का इस्तेमाल करें, रैशनैलिटी, तो बहुत सारी ऐसी सच्चाई पे भी हम पहुंच सकते हैं जो एक्सपीरियंस के थ्रू सीधे सीधे नहीं आती। और इसी आइडिया को पॉपुलराइज किया है आदि शंकराचार्य जी ने, और उसके बेसिस पे उन्होंने अपनी फिलॉसफी दी है अद्वैतवाद वेदांत, जिसमें इस आइडिया पे फोकस किया गया है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये जो वर्ल्डली चीजें हैं हमारे आसपास में, जो मटेरियलिस्टिक चीजें दिख रही हैं, मेरे सामने अभी लैपटॉप रखा हुआ है और मैं अभी न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ, इस तमाम चीजें जो हैं, ये वर्ल्डली चीजें जो हैं, दे आर अल्टीमेटली नॉट रियल बिकॉज दे कीप ऑन चेंजिंग। एंड मोटा मोटा आप एक लाइन में समझ सकते हैं कि जैसे हम अपने सपने में होते हैं तो हमें वो सपने में सारे जो कैरेक्टर्स हैं या एंटिटीज हैं वो सब वास्तविक लगती हैं, लेकिन जैसे ही नींद खुलती है तो हमें समझ आ जाता है कि इट वाज मियर अ ड्रीम। वैसे ही उससे हायर लेवल का, थोड़ा हम मोर ड्यूरेबल टाइप का सपना अभी देख रहे हैं, जिसमें हम काम कर रहे हैं और अलग अलग हमारे रिलेशंस हैं, लेकिन ये सपना भी अल्टीमेटली टूटेगा। एंड देन वी विल रीच टू द परमार्थिक लेवल where we will realize कि worldly things were not real, the ultimate reality just one। उसी को नाम दिया गया है ब्रह्म, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो लॉजिकली अगर आप सोचेंगे तो धीरे धीरे आप इस विजडम तक पहुंच पाएंगे कि अल्टीमेटली देयर इज यूनिटी ऑफ ऑल, देयर कैन नॉट बी मल्टीपल थिंग्स। इट इज आवर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या इट इज आवर इग्नोरेंस दैट मेक्स अस फील दैट आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू। ऑल ऑफ अस आर वन एंड द सेम, वी कीप ऑन चेंजिंग। इंसान का जन्म होता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है, उसके बॉडी पार्ट्स वापस से मिल जाते हैं अर्थली एंटिटीज के अंदर, कुछ पार्ट हवाओं में फैल जाते हैं, तो सब कुछ अल्टीमेटली वन है। ये आपस में इंटरमिंगल होता रहता है, बट हमें देख करके अलग अलग लगता है। और ये जो चीजें लगातार बदल रही हैं, इससे ऊपर लेवल की एक अल्टीमेट रियलिटी है जिसको कहा गया है ब्रह्म। तो यह है ज्ञान योग का रास्ता, साइंस से ऊपर का थिंकिंग है, इसी को कहा गया है मेटाफिजिक्स। तो ज्ञान योग का रास्ता, इसको पॉपुलराइज किया आदि शंकराचार्य जी ने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने शुरुआत की है ज्ञान योग की, लेकिन इसको काफी पॉपुलराइज किया उन्होंने। फिर राजयोग, राजयोग को बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया है स्वामी विवेकानंद जी ने। उन्होंने बुक लिखी राजयोग इन 1896। राजयोग या राजा योग आप इसको कह सकते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज किंग ऑफ ऑल द योगास बिकॉज हियर द फोकस इज ऑन मेडिटेशन, मेंटल डिसिप्लिन। और जिस इंसान ने अपने मन पे काबू कर लिया, आप मान सकते हैं कि उसने हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लिस, नॉलेज अटेन कर लिया है। तो इसी कारण से राजयोग का नाम है राजयोग। इट इज किंग ऑफ ऑल द योगास बिकॉज हियर द एम्फेसिस इज ऑन कंट्रोलिंग माइंड, मेंटल डिसिप्लिन। फिर एक और मार्ग है योग का जिसको कहा जाता है हठ योग, जहां पे फोकस रहता है ऑन फिजिकल पोस्चर्स एंड ब्रीदिंग बैलेंस।
जैसे बाबा रामदेव जो कराते हैं, बीके अयंगर साहब ने डेवलप किया, काफी पॉपुलराइज किया। उन्होंने अयंगर योगा को पॉपुलराइज किया, जो हठ योग का एक टाइप है। उसके अलावा श्री अरबिंदो, जो पहले तो फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन बाद में उन्होंने फोकस किया ऑन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, और उन्होंने फिर डेवलप किया द पाथ ऑफ इंटीग्रल योगा। इंटीग्रल योगा, it focuses on synthesis of all the yoga. Why to see all the mark of yoga separately? Why not to follow all the marks together? That idea has been popularized by Sri Aurobindo, known as integral yoga, which focuses on synthesis of various branch या marg of yoga. और श्री औरोबिंदो जी का मानना है कि अगर हमने इंटीग्रल योगा को प्रैक्टिस किया, यानी कि अलग अलग योग, कर्म योग, ज्ञान योग, राज योग, भक्ति योग, सबको अगर हमने इंटीग्रेटेड तरीके से प्रैक्टिस किया, तो there is possibility of divine on earth itself. The earth itself will become heaven. Collective salvation for all is possible if the concept of integral yoga is popularized. तो ये अलग अलग अप्रोच हैं योगा को लेकर के। योगा जो हम करते हैं फिजिकल तरीके से, वो योगा का बस एक मार्ग है जिसको कहा गया है हठ योग। योगा एज अ डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी समझिए। तो देखिए, योगा को पूरे दुनिया भर में सेलिब्रेट करा करके हर साल कहीं ना कहीं भारत का सॉफ्ट पावर स्ट्रेंथन होता है, क्योंकि योगा एज अ फिलोसफी हैज डेवलप्ड ऑन द लैंड ऑफ इंडिया ओनली। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है योगा से रिलेटेड, आप इसको अटेम्प्ट करें, इफ नीडेड रीड द हिंट्स एज वेल। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट प्रोजेक्ट निम्बस, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। जीएस पेपर 4 कॉर्पोरेट एथिक्स से भी इसको रिलेट करके देखा जा सकता है। देखिए, प्रोजेक्ट निम्बस एक क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इजराइल एंड गूगल एंड अमेजन वेब सीरीज। तो गूगल एंड अमेजन वेब सीरीज ने मिल करके इजरायली सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें वो क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई सर्विसेज ऑफ इजरायली गवर्नमेंट, वो तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे गूगल एंड अमेजन वेब सर्विस टू द इजरायली गवर्नमेंट अंडर प्रोजेक्ट निम्बस। ये कॉन्ट्रैक्ट साल 2021 में साइन हुआ था, $1.2 बिलियन का है। पहले तो सिर्फ 7 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन अब इसको एक्सटेंड किया जा रहा है फॉर 23 ईयर्स। प्रोजेक्ट निम्बस रिसेंटली बहुत न्यूज में इसलिए है क्योंकि सुंदर पिचाई, सीईओ ऑफ गूगल, वो एक स्पीच दे रहे थे एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। उस स्पीच के दौरान कई सारे स्टूडेंट्स ने वॉकआउट करना शुरू कर दिया इन प्रोटेस्ट ऑफ अगेंस्ट गूगल्स प्रोजेक्ट निम्बस। तो आखिर स्टूडेंट्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं गूगल के इस प्रोजेक्ट निम्बस के अगेंस्ट? क्योंकि स्टूडेंट्स का मानना है कि ये जो प्रोजेक्ट निम्बस है, इट विल हेल्प इन मिलिट्री सर्वेलेंस ऑफ पैलेस्टीनियंस। इजराइल की सरकार इसका इस्तेमाल करेगी इन मिलिट्री ऑपरेशंस इन गाजा। कहीं ना कहीं इसकी मदद से गाजा के लोगों को और ज्यादा सप्रेस किया जाएगा। तो वाई गूगल इज सपोर्टिंग इजरायली गवर्नमेंट, दैट इज द क्वेश्चन, एंड दैट इज वाई सेवरल प्रोटेस्ट आर गोइंग ऑन। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ जब से ये प्रोजेक्ट साइन हुआ है, प्रोजेक्ट निम्बस, गूगल और इजरायली सरकार के बीच में, गूगल और अमेजन के जो एम्प्लॉयज हैं कई सारे, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। Why Google and Amazon is supporting Israel government? Because ultimately this technology will be used by Israeli government against the people of Gaza. That is why protest is going on. अब GS पेपर 4 ethics and integrity में कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? This is a good example of ethical dilemma for corporates. कॉर्पोरेट्स, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, वो अलग अलग डायलेमा फेस करती हैं। जैसे उनके लिए एक डायलेमा है प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन वैल्यूज। एक तरफ ह्यूमन वैल्यूज को रेस्पेक्ट करना है, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इजरायली गवर्नमेंट को उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज, और या फिर एटलीस्ट इंश्योर कराना चाहिए कि इजरायली गवर्नमेंट विल नॉट यूज दिस टेक्नोलॉजी अगेंस्ट पीपल ऑफ गाजा। और दूसरी तरफ उनको अपना बिजनेस भी तो एक्सपैंड करना है। दूसरा डायलेमा हो सकता है बिजनेस इंटरेस्ट वर्सेस एम्प्लॉयज ओपिनियन। एम्प्लॉयज का ओपिनियन है कि नहीं, इजराइल के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन बिजनेस इंटरेस्ट को भी तो एक्सपैंड करना है। सो दीज आर सम डायलेमा दैट इज फेस्ड बाय कॉर्पोरेट्स इन दीज केसेस। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सूडो मेलानिस्टिक टाइगर्स या ब्लैक टाइगर्स। जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखिए, सूडो मेलानिस्टिक टाइगर्स
आर एक्चुअली ए रेयर कलर वेरिएंट ऑफ बंगाल टाइगर। ये कोई अलग स्पीसीज नहीं है, दे आर टाइगर ओनली, दे आर नॉट अ सेपरेट स्पीसीज या सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, दे आर टाइगर ओनली। बंगाल टाइगर्स में कुछ बंगाल टाइगर्स जो खासकर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ऑफ उड़ीसा में पाए जाते हैं, उनमें आप क्या देखोगे कि उनका जो डार्क ब्लैक स्ट्राइप है वो काफी वाइड हो गया है और वो स्ट्राइप्स आपस में मिलने लगे, इसलिए दूर से काफी डार्क दिखते हैं या ब्लैक कलर के दिखते हैं। इसी फिनोमेना को कहा गया सूडो मेलानिज्म। मेलानिज्म, सूडो मेलानिज्म इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज दे आर नॉट कंप्लीटली ब्लैक, पूरी तरह से ब्लैक नहीं है लेकिन आधे आधे तो ब्लैक हो ही गए लगभग। तो these black stripes are usually broad and merged together, giving dark or black appearance to these tigers. ऐसा क्यों हो रहा है इन टाइगर्स के अंदर? तो दिस इज हैपनिंग ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन। हो क्या रहा है कि एक पर्टिकुलर एरिया के टाइगर्स, जैसे सिमलीपाल के एरिया की हम बात करें, तो वहां पे जो टाइगर्स हैं उनके अंदर कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस हुए जिस कारण से उनके बॉडी के अंदर ज्यादातर मेलानिन प्रोड्यूस होना शुरू हुआ। मेलानिन के कारण उनके स्किन का कलर डार्क होने लगा। अब चूंकि वो काफी स्मॉल रीजन है, सिमलीपाल फ्रेगमेंटेड टाइगर रिजर्व है, बाकी सारे फॉरेस्ट से उसकी कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहां पे जो गिने चुने टाइगर्स थे 10-12, उनमें से 2-3 के अंदर ये जेनेटिक म्यूटेशन हुआ, ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होना शुरू हुआ जिस कारण से उनका बॉडी डार्क हो गया। अब उसके बाद बिकॉज इट इज अ फ्रेगमेंटेड रीजन, तो इन ब्रीडिंग शुरू हुई, वो आपस में ही ब्रीडिंग कर करके फिर उस एरिया में ज्यादातर अब ब्लैक टाइगर्स ही हो गए हैं या सूडो मेलानिस्टिक टाइगर्स ही हो गए हैं। सो बेसिकली जेनेटिक म्यूटेशन, साथ ही साथ आइसोलेटेड पॉपुलेशन लीडिंग टू इन ब्रीडिंग हैज लेड टू दिस concentration of these pseudo melanistic tigers या black tigers in Simlipal Tiger Reserve. Simlipal Tiger Reserve, Orissa is the only place in the world where these pseudo melanistic tigers या black tigers are found. सिमलीपाल में ही क्यों? मैंने आपको कारण बताया, क्योंकि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इज हाईली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर टाइगर कॉरिडोर्स या फॉरेस्ट कॉरिडोर्स, जिस कारण से वहां पे जब एक बार किसी 1-2 टाइगर के अंदर ये म्यूटेशन हुआ जिसमें ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होना शुरू हुआ, तो उसके बाद से इन ब्रीडिंग के कारण लगातार वहां पे ज्यादा सूडो मेलानिज्म वाले टाइगर्स पाए जाने लगे। तो अब एक बात देखिए, सूडो मेलानिज्म या ब्लैक टाइगर ये अपने आप में कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, ठीक है, अलग अलग कलर है तो अच्छा है, वैराइटीज है, इससे टूरिज्म को भी फायदा मिलेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ब्लैक टाइगर्स की संख्या अगर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में बढ़ रही है तो इसका मतलब तय है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ टाइगर्स आर लेस। लगातार वहां पे इन ब्रीडिंग हो रही है, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज लेस। टाइगर्स के अंदर भी अलग अलग जगहों से टाइगर्स को लाया जाए तो उससे क्या है कि जीन पूल वाइडन होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी वाइडन होता है। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई मान लीजिए कोई बीमारी फैली तो सारे के सारे टाइगर्स एक बार में नहीं मरेंगे, बिकॉज जेनेटिक डाइवर्सिटी इज हाइयर। हमेशा कहा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी रिच रखना चाहिए, डाइवर्स रखना चाहिए। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर ब्लैक टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है, ज्यादातर वही हैं। दैट इज एन इंडिकेशन दैट जेनेटिक पूल या डाइवर्सिटी इज नैरो इन सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, और वहां पे हाई लेवल ऑफ इन ब्रीडिंग हो रही है, आपस में ही ये मिलकर के नेक्स्ट जनरेशन ऑफ टाइगर कब्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसी प्रॉब्लम को डील करने के लिए टाइगर्स आर बीइंग नाउ रिलोकेटेड फ्रॉम अदर टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया टू सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। उसी कॉन्टेक्स्ट में तादोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व से 7-8 टाइगर्स को ट्रांसलोकेट किया गया इन सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ऑफ उड़ीसा। उसी कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज है, वन टाइगरेस नेम्ड जीनत was translated from Maharashtra's Tadoba Andheri Tiger Reserve to Simlipal Tiger Reserve of Odisha. And Jeanat has now successfully given birth to 4 cubs. अभी ये कब्स को देख करके, अभी तो ये छोटे हैं इनको, लेकिन देख करके लग रहा है कि ये ब्लैक टाइगर्स या सूडो मेलानिस्टिक टाइगर्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं, जबकि इसका जो फादर है इस कब का, उसका नाम है T45, वो ब्लैक टाइगर है, बट जो कब्स हैं दे आर नॉट ब्लैक टाइगर। देख करके तो अभी छोटे हैं, देख करके तो ये लग रहा है। तो दैट मीन्स इट इज अ गुड एग्जाम्पल, सक्सेसफुल अप्रोच टुवर्ड्स इंप्रूविंग genetic biodiversity of tigers in Simlipal Tiger Reserve. That is the news. Simlipal black tigers are now getting help. उसी कॉन्टेक्स्ट में जिन्नत को वहां ट्रांसलोकेट किया गया। Now 4 new cubs have been born. टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
Next topic is about biochar, which is also sometimes known as black gold. Important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. बायोचार होता क्या है? देखिए, बायोमास, बायोमास जैसे कि एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, जो फसलों की कटाई के बाद स्टबल बच जाता है, वो सब, फॉरेस्ट वेस्ट या म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इसको अगर हीट किया जाए इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू द टेम्परेचर ऑफ 400 to 600 डिग्री सेल्सियस, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पायरोलिसिस। उस प्रोसेस में होगा क्या? बायोमास को अगर पायरोलिसिस किया गया यानी कि हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो सिन गैस प्रोड्यूस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल. कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग मीथेन. उसके अलावा बायो ऑयल प्रोड्यूस होता है लिक्विड फॉर्म में, विच कैन बी यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. और खूब सारा सॉलिड रेसिड्यू बच जाता है, इसको कहा जाता है बायोचार. ये सॉलिड रेसिड्यू बच गया बायोचार. इट इज ऑल्सो समटाइम्स नोन एज ब्लैक गोल्ड बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज सिग्निफिकेंस इन एग्रीकल्चर. इस बायोचार का इस्तेमाल किया जा सकता है टू इनहांस फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. ये इसकी वाटर रिटेंशन भी अच्छी होती है, तो सॉइल के अंदर ये वाटर को भी स्टोर करके रखता है. साथ ही साथ ऑफ कोर्स अगर इस बायोमास को हम सीधा सीधा बर्न करते तो एटमॉस्फेयर में खूब सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, लेकिन इसको हमने बायोचार में कन्वर्ट कर लिया तो कहीं ना कहीं ये कार्बन सेक्वेस्टरेशन या कैप्चरिंग ऑफ द कार्बन में भी हेल्प कर रहा है. सो दीज आर सेवरल सिग्निफिकेंस ऑफ मेकिंग पायरोलिसिस ऑफ बायोमास एंड कन्वर्टिंग देम इनटू बायोचार. सिन गैस में थोड़ा बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रहा है, लेकिन उसको कैप्चर किया जा सकता है. तो खूब सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है बाय द पायरोलिसिस. भारत के अंदर लगभग 600 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ एग्रीकल्चर रेसिड्यू हर साल प्रोड्यूस होता है. स्टबल बर्निंग का प्रॉब्लम तो आपको पता ही है. उसका 10% भी अगर हमने उसको बायोचार में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, तो उससे लगभग 1 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट इमिशन को कम किया जा सकता है और 25 से 30 मिलियन टन ऑफ बायोचार प्रोड्यूस किया जा सकता है. 600 मिलियन टन में से अगर 60 मिलियन टन भी हमने अगर उसका पायरोलिसिस करना शुरू कर दिया, तो 25 से 30 मिलियन टन ऑफ बायोचार प्रोड्यूस हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टू 1 बिलियन टन का इमिशन प्रिवेंट किया जा सकता है. और इन बायोचार को जो हम प्रोड्यूस करेंगे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर इंक्रीजिंग सॉइल हेल्थ, क्योंकि बायोचार को आपको पता है वो फर्टिलिटी बढ़ाता है, वाटर रिटेंशन अच्छा रखता है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस करने में भी हेल्प करेगा, एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी, जनरेट एनर्जी एज वेल. क्योंकि जब बायोचार हम प्रोड्यूस करेंगे तो उस प्रोसेस में बायो ऑयल एंड सिन गैस भी तो प्रोड्यूस होगा, विच विल बी यूज्ड एज फ्यूल. कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी बायोचार का इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर एक्टिंग एज बिल्डिंग मटेरियल. तो बायोचार का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए भी किया जा सकता है. इट कैन बी यूज्ड फॉर फीकल स्लज ट्रीटमेंट एज वेल. कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन में भी हेल्प करेगा, यानी कि एक्सेसिव CO2 के रिलीज को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा. सो दीज आर सम सिग्निफिकेंस ऑफ बायोचार. उस टॉपिक के बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. राइट टू वॉक सेफली ऑन फुटपाथ इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21. 19(1)(d) से भी जोड़ के देखा जा सकता है, आर्टिकल 15 से भी जोड़ के देखा जा सकता है, ये हमने देखा था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है म्युनिसिपल अथॉरिटीज को कि 10% ऑफ देयर बजट हैज टू बी स्पेंट ऑन फुटपाथ इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट 25. PM जनमन फॉर PVTGs हैं, बिल्कुल सही बात है. PVTG एरियाज में हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज इनको इंप्रूव करना है. धरती आबा फॉर मल्टी डायमेंशनल इनिशिएटिव इन ट्राइबल विलेजेस, दैट इज ऑल्सो ट्रू. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान इज एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर अर्बन ट्राइबल पॉपुलेशन. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Employment linked incentive scheme provides financial incentive to the employers. This statement is correct. Only organizations in manufacturing sector are eligible for this scheme. This is wrong. Services are also eligible. Employees enrolled under the scheme must earn wages less than 15,000 per month. This is wrong. Up to 1 lakh rupees तक को इंसेंटिव मिलेगा. तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. पूछा गया इनकरेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट आंसर विल बी 2 and 3. या मैच में था, मैचिंग द क्वेश्चन था, तो दूनागिरी ऑप्शन 2 प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत स्टील फ्रिगेट है ये संशोधक कोस्टल एंड डीप हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए, और अग्रे इज ऑप्शन 1. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन A. किसाऊ डैम जो टॉन्स नदी पे है, बट टॉन्स नदी इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना. तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. उसके बेसिस पे जवाब हमें मिल जाता है. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.